नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले रुक करेंगे उधम सिंह नगर का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं 38वें नेशनल गेम को लेकर कार्यक्रम में। आपको ले चलते हैं सीधे वहां पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साइकिलिंग की प्रतियोगिता हो रही है और दर्शक उसका हर्षोल्लास के साथ में उसको देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे हुए हैं 38वें नेशनल खेल को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 38वें नेशनल गेम्स के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साइकिल प्रतियोगिता कार्यक्रम है ये। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। दर्शकों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं और हर वर्ग के लोग इस प्रतियोगिता के दर्शक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं सीएम धामी की लाइव तस्वीरें उधम सिंह नगर से। 38वें नेशनल खेल को लेकर इस कार्यक्रम में सीएम धामी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं। हम आपको पल पल की लाइव अपडेट्स दे रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए 38वें नेशनल गेम्स के कार्यक्रम में शामिल। सीधी तस्वीरें आपके पास। इस इवेंट में हर लाइन में एक खिलाड़ी को जो पीछे होगा उस खिलाड़ी को निकाल दिया जाएगा। सीएम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए दिख रहे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और कुछ ने उनसे ऑटोग्राफ के माध्यम से भी ऑटोग्राफ लिया है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, क्या जानकारी है आपके पास? जी, अगर बात करें रुद्रपुर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो 38वें राष्ट्रीय खेल में आज पहुंचे हुए थे, जहां जो खिलाड़ी जो जीत हासिल की थी, जिनके मेडल पहनाकर उनको सम्मानित किया, जो गोल्ड मेडल। अगर रही बात उसमें, दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेल में जो मेजबानी इस बार प्रदेश उत्तराखंड में ये पहली बार आयोजित की गई, जिसमें 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये अगर बात करें, ये रुद्रपुर में जो मनोज सरकारी स्टेडियम में यहाँ पर पहुंचना, उसका टाइमिंग थी यहाँ पे जो PS से 15 मिनट वहाँ पे धामी हेलीकॉप्टर पहुंचकर रुद्रपुर पुलिस लाइन पहुंची हुई थी सबसे पहले। उसके बाद 11:30 बजे से 12 बजे तक उसमें बेलोड्रम में होने वाली साइकिल प्रतियोगिता में पहुंचकर खुद धामी जी द्वारा यहाँ पे साइकिल चलाकर उनको तो जितने खिलाड़ी उनको शुभकामनाएं भी दी और खुद साइकिल चलाया वहाँ पे। अगर बात करें उसके बाद जो एक 46 वाहिनी में PSC में शूटिंग रेस की तैयारी भी किया, जिसका भी जायजा लिया मुख्यमंत्री के द्वारा। और उसके बाद अभी कुछ ही देर में, अभी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रुद्रपुर में ही है, अभी कुछ ही देर में देहरादून के लिए यहाँ से रवाना करेंगे। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को देखने हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठ गोदाम पहुंचकर सबसे पहले नरीमन चौराहे से लेकर शहर के सड़क चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण का काम देखते हुए सौंदर्यीकरण कार्यों का भी अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो वहीं समापन हल्द्वानी में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स के समापन की तैयारी की जानकारी भी अधिकारियों से ली थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हमारे खिलाड़ियों को
नई पहचान देंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर है और लोग बदलाव करते हुए डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के 9वें दिन पुरुष आर्चरी का फाइनल मुकाबला दिल्ली और हरियाणा प्रदेशों के बीच में खेला गया। मुकाबले में दिल्ली ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि हरियाणा ने रजत पदक जीता। दिल्ली टीम में खिलाड़ी अमन सैनी ने बताया कि उन्होंने इस गेम के लिए बहुत मेहनत की थी। उनकी मेहनत इस रूप पर भी देखी जा सकती है कि 1 फरवरी को उनका शादी समारोह दिल्ली में संपन्न हुआ और दूसरे दिन वो आर्चरी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए देहरादून आ गए थे। उनके सामने एक चैलेंज था कि घर वालों ने भी उनके सामने एक शर्त रखी थी कि अब सीधे गोल्ड मेडल जीतकर ही वापस आना। उन्होंने कहा कि अभी उनके हाथों से मेहंदी तक नहीं उतरी है और इन्हीं मेहंदी लगे हाथों से वह गोल्ड लेकर जा रहे हैं। ये मौका उनके लिए बेहद स्मरणीय है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों से वह इस खेल को खेल रहे हैं और उन्होंने गोल्ड की हैट्रिक मारी है। अमन ने बताया कि गुजरात और गोवा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब उन्होंने उत्तराखंड में भी आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि अमन मुंबई में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। इंडियन कंपाउंड आर्चर हूँ। अभी हमने कंपाउंड कैटेगरी में टीम में गोल्ड मेडल जीता है और मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा मैच हरियाणा टीम के साथ था। मैच बहुत रोमांचक था। जैसे कि आपने देखा, हम पहले पीछे थे, 3 पॉइंट पीछे थे 2 राउंड तक और उसके बाद हमने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए सब कुछ कवर किया। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, आर्चरी में तो दिल्ली ने गोल्ड हासिल कर ही लिया है, तो बाकी के खेलों में दिल्ली का प्रदर्शन आखिर किस तरह का रहा है? देखिए, मैं जिस तरीके से बात करूं, 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे जो भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, जो भी खिलाड़ी, तो वो खुशी का जाहिर कर रहे हैं। तो उसी पे आर्चरी का वो जो फाइनल था, तो उसपे जो जब मुकाबला हुआ तो खिलाड़ियों में जोश और जुनून देखने को मिला और जब मेडल मिला तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमने जो है गोल्ड मेडल जीता है और दिल्ली से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरीके से अरुण सैनी ने बताया कि जो ये स्वर्ण पदक होता है, जो पदक होता है, ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन खिलाड़ियों के लिए जो अभी डेब्यू कर रहे हैं कि पदक लाना एक कितना देश के लिए एक सम्मानजनक बात है, एक अपने राज्य के लिए सम्मानजनक बात है, तो उसको लेकर हर किसी के मन में रहती है। तो उसी से अरुण सैनी ने कहा है कि जिस तरीके से हमने प्रदर्शन करा, हमें पूर्ण उम्मीद थी कि हमें जो है मेडल मिलेगा और जो है हम जो है दिल्ली की टीम को काफी आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जी सतीश, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में दिल्ली और उत्तराखंड का सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही जबरदस्त रहा। पहले हाफ में दिल्ली की तरफ से 22 मिनट पर पहला गोल किया गया। इसके बाद उत्तराखंड ने जबरदस्त डिफेंस किया और दूसरे हाफ में उत्तराखंड की जर्सी नंबर 11 आयुष बिष्ट ने जबरदस्त गोल कर मैच में उत्तराखंड की वापसी निश्चित कर दी और सेकेंड हाफ पूरा होने तक दिल्ली और उत्तराखंड 1-1 की बराबरी में रहे। उसके बाद 7 मिनट का इंजरी टाइम मिला, जिसमें भी उत्तराखंड और दिल्ली का 1-1 गोल बराबरी में रहा। निर्धारित समय तक गोल बराबर होने के बाद रेफरी द्वारा पेनाल्टी शूट का फैसला लिया गया। उत्तराखंड के जर्सी नंबर 20 ने गोल करते ही उत्तराखंड ने ये मैच जीत लिया और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड फाइनल में पहुंच चुकी है। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने उत्तराखंड को प्रोत्साहित किया। अब उत्तराखंड का मुकाबला 7 फरवरी को केरल के साथ होना है।
मैं सही कह रहा हूँ कि अगर हमारी जीत है तो ये 95% दर्शकों ने हमें जीता है। इतना सपोर्ट उत्तराखंड में, मैं उनके लिए अपने तहे दिल से, और न्यू करोली बाबा और जितने भी हमारे स्टूडेंट उत्तराखंड के, उनका बद्रीनाथ के जाना, जितने भी हमारे गंगा देवी, बस सर हमारे लिए आखिरी सीढ़ी है, हम पूरी जान लगा देंगे। हमारा अगर पूरा भी पसीना एक भी नहीं बचेगा, हम पूरी जान लगा देंगे। जीत देखिए ऐसा है, मुकाबला हमारा सब बढ़िया था, कहीं कहीं पे हमको लक साथ नहीं दिया। हमने आप उठा के पूरा वीडियो अगर बनाया देख लो, हर मैच में 5 गोल 4 गोल 3 गोल मिस पे आए। देखिए मैं तो फुटबॉल में ही जिंदा हूँ, फुटबॉल ही बनना है। हम जिसको जो है टिप्स देते हैं, जो बच्चे सुनते हैं वो कामयाब होते हैं। आज जैसे ये ओके ठीक है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ संबंधी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 7 फरवरी तक सभी निकायों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस दिन नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद, सभासद और सदस्यों का शपथ ग्रहण की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो जाएगी। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए 7 फरवरी अंतिम तिथि रखी गई है। शपथ ग्रहण के बाद होने वाली पहली बैठक से ही निकायों का 5 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 100 नगर निकायों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन नगर निकायों के लिए 23 जनवरी को चुनाव हुआ था और 25 जनवरी से मतगणना शुरू हुई थी। मतगणना की प्रक्रिया 26 जनवरी की दोपहर बाद तक चली थी। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने निकाय प्रमुखों के 42, कांग्रेस ने 27, बसपा ने 2 और निर्दलीय ने 29 पदों पर जीत हासिल की थी। इस तरह पार्षद, सभासद और सदस्य के 1280 पदों में से 455 पदों पर भाजपा, 169 पदों पर कांग्रेस, 2 पदों पर बसपा, 1 पद पर उत्क्रांत, 2 पदों पर आम आदमी पार्टी और 651 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, शपथ ग्रहण को लेकर आखिर क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम सतीश से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। निकाय चुनाव जल्द ही हुए थे और 25 जनवरी से मतगणना शुरू हुई थी। मतगणना की प्रक्रिया 26 जनवरी के दोपहर बाद तक चली थी। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने निकाय प्रमुखों के 42 और कांग्रेस ने 27, वहीं बसपा ने 2 और निर्दलीय ने 29 पदों पर जीत हासिल की थी। अब इन्हीं पार्षद, सभासद और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फिर से जुड़ गए हैं। सतीश, शपथ ग्रहण को लेकर आखिर क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, गढ़वाल आयुक्त जो है दिनेश शंकर पांडे, जो नवनियुक्त मेयर हैं सौरभ सब्जाल, उनको शपथ दिलाएंगे और सभी जितने भी पार्षद हैं सभी को शपथ दिला दी जाएगी। जो मुख्य तौर पर रहेंगे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री रहेंगे, कुछ विधायक रहेंगे, विधायकगण जो देहरादून के विधायक हैं वो शामिल रहेंगे और कुछ ऑडियंस रहेगी। तो शपथ से पहले जो इनका कहना है, सौरभ सब्जाल का है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी जो ग्रीन है, जो ग्रीनेस देखने को मिलती थी कभी उत्तराखंड में, वो देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड देहरादून को एक भव्य और एक सुंदर साफ सफाई के मामले में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होगी। जिस तरीके से बहुत पिछले बार जो मेयर थे सुनील गामा, वो काफी स्मार्ट को लेकर काफी विवादों में रहे हैं। तो उसको देखते हुए उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो है देहरादून की जनता के सामने जो है जो मैंने वादे करे हैं उनको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। रुद्रपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर विकास शर्मा का वार्ड नंबर 32 फौजी मतकोटा में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा ने वार्ड वासियों के साथ बातचीत की और वार्ड में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वार्ड में लंबित विकास कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि वे अपने कार्यकाल में नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा, आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है
और आपका विश्वास को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। इस अवसर पर वार्ड के सम्मानित नागरिकों, महिलाओं, गणमान्य व्यक्तियों, कॉलोनी के लोगों और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पार्षद प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बमल और अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तमाम जीते हुए प्रत्याशी 7 तारीख तक पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, लेकिन निकाय चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेकर तमाम पार्टियां अभी भी एक दूसरे पर छींटाकशी करने में लगी हुई हैं। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कह रहे हैं कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया है, तो वहीं तमाम लोगों के नाम लिस्टों से भी गायब करना भी चिंता का विषय है। इसका प्रभाव दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं इस विषय पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि करण माहरा पहले अपनी पार्टी को संभाले, जो कि धड़ों में बटी हुई है। रही बात दिल्ली चुनाव की, तो कांग्रेस को सभी जगह से नकारा जा रहा है और इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की एक भी सीट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सभी लोग प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित हैं और भाजपा दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन कर सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा करण मेहरा जी की टिप्पणी नहीं करूंगा। पहले वो अपनी पार्टी को संभाल ले। धड़ों में बटी हुई पार्टी है कांग्रेस। आप देखिएगा इस बार भी जो दिल्ली में रिजल्ट आएगा उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की एक भी सीट आएगी। पिछले चुनाव में वो 0 सीटों पे थे। इस बार भी मुझे लगता है जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है, उनकी नीतियों को नकार दिया है, उनकी सोच को नकार दिया है। इस वक्त पूरा देश कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर अपनी आस्था व्यक्त करता है, पूरी उनकी रीतियों पे, उनकी नीतियों पे चलना चाह रहा है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर इस देश को आने वाले समय में विश्व गुरु बनना है, सबको मालूम है अगर इस देश को विकसित बनना है, इस देश को एक विश्व शक्ति बनना है, तो कहीं ना कहीं ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार और माननीय मोदी जी का नेतृत्व कर सकता है। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अब अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी को ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। यह सिस्टम IIT रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप आपको तभी अलर्ट करेगा जब 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा। सचिव आपदा ने यह भी बताया है कि इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। और इस भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत वन विभाग, पौड़ी सिविल और सोयम ने स्थानीय लोगों को जंगलों में आग से बचाव के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया है। इस क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज सबरदरखाल में DFO सिविल और सोयम पवन नेगी ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस संवाद सत्र में पवन नेगी ने छात्राओं को जंगलों में लगने वाली आग के खतरों, उसके प्रभावों और उसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग से न केवल वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवों के जीवन पर भी इसका गंभीर असर होता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों और छात्राओं को आग से बचाव के उपायों और वन संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही सभी लोगों को जंगलों को आग से बचाने की शपथ भी दिलवाई। ये आज हमारा जो वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह जो हम वीक मनाते हैं 1 से 7 फरवरी, उसके तहत हमने आज वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया JSC सबदरखाल में, जिसमें हमने बच्चों को ये जानकारी दी कि जो वनाग्नि है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं और अगर आपके क्षेत्र में वनाग्नि की घटना होती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, आपने किसको इन्फॉर्म करना है और अगर आपको बुझाने का मौका मिलता है तो किस तरीके से आपने आग को बुझाना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। लोग आसपास के गांव के लोग जंगलों को बर्बाद कर देते हैं जब वो आग लगाते हैं, चाहे वो लापरवाही से लगाते हैं या शैतानी से लगाते हैं, परंतु उससे पूरे विश्व को ही उससे समस्या होती है। जैसे कि हमारे फूड चेन का बर्बाद होना, जो मतलब उसमें अलग अलग प्रभाव पड़ रहे हैं। और इसी तरह से लोग कभी प्रकृति के दौरान भी हो जाता है कि जैसे पत्थर टकराने से भी वहां पर आग लग जाती है, जिस वजह से आग बहुत ज्यादा फैल जाती है। और उन्होंने हमें बताया कि हमें इसको कैसे बचाना है।
गरुड़ तहसील अंतर्गत आने वाली नदियों से बजरी रेत निकालने में ग्रामीणों का आपसी संघर्ष का एक वीडियो सामने आया है, जिसने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नदी में लटाकर उस पर जानलेवा हमला करता हुआ देखा जा सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।